नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला के एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सैनिक स्कूल जो कि है 2020 के पेपर के बारे में, एग्जाम 2021 के ऊपर बात कर रहे हैं हम। तो हम इससे आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो ये है पार्ट नंबर 3 जिसके अंदर हम क्वेश्चनों को हल करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 पार्टों को पढ़ चुके हैं, यानी कि ये हमारे पास है पार्ट नंबर 3, यानी कि जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से बात करेंगे। ठीक है, यानी 21 से 30 तक के क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे पूरी हुई डीपली, यानी कि पूरी गहराई के साथ इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो भी करने की कोशिश करेंगे, यहाँ 30 तक तो हम जाएंगे। तो इससे पहले कि जो वीडियोज़ है आपको चैनल के प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल पे जाके वहाँ से आप इसको देख सकते हो आसानी के साथ, यानी कि पूरी स्टेप से हमने समझाया है उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। तो सवाल नंबर 21 जो है हमारे पास दे रखा है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारे दे रखा है, ये 1296 है, और दोनों संख्याओं के मध्य क्या संबंध दे रखा है, यानी कि एक संख्या दूसरी की 16 गुना है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो माना कि जो पहली जो छोटी संख्या है, माना छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या तो मान लीजिए कि छोटी संख्या हमारे पास होगी x। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमने मान लिया कि छोटी संख्या x है। दूसरा क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी से 16 गुनी बड़ी है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी 16 इंटू एक्स के रूप में, 16 इंटू एक्स। ठीक है, ये होगी हमारे पास बड़ी संख्या। अब इसके अंदर एक गुणधर्म दिया गया है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ना वो 1296 है, यानी कि पहली संख्या है हमारे पास x, इसके गुणा में हमारे पास हो जाएगा 16x और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 1296। ठीक है, यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 1296 के बराबर। कहने का अर्थ है कि 16x² इक्वल टू हो गया हमारे पास 1296। इसका अर्थ क्या है कि x² के बराबर क्या मान है, यानी कि x² बराबर है हमारे पास 1296 बटे 16, यानी कि यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, यानी कि 1296 में हमने भाग देना है 16 का, सब 16 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास है, तो ये आ जाएगा 81। ठीक है, यानी कि सबसे पहले 8 पे जाएगा तो 81 आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x² के बराबर हो गया 81। इसका मतलब क्या है कि x के बराबर क्या होगा, यानी कि x के बराबर जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 81, रूट के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका रूट निकालना है, यानी कि इसके अगर टुकड़े कर सकते हैं हम, जो होते हैं 9 इंटू 9। ठीक है, यानी कि x का मान कितना आ गया 9, x का मान आ गया 9, यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो छोटी संख्या है ना उसका मान क्या है, x बराबर है 9। यानी कि हमें पूछा गया था कि छोटी संख्या का मान क्या होगा, जो हम निकाल चुके हैं, x बराबर है 9। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक चीज़ और याद रखनी है हमें, हो सकता है कि यहाँ पे छोटी संख्या पूछ ली जाए, हो सकता है कि बड़ी संख्या पूछ ली जाए। अगर बड़ी संख्या पूछता ना तो हम क्या कहते हैं कि बड़ी संख्या हमारे पास हो जाएगी 9 इंटू 16, और इसके गुणनफल से जो हमारे पास संख्या आती वो बड़ी संख्या हो जाती। यहाँ से हमें छोटी संख्या पूछ ली गई है, इसलिए हम छोटी संख्या तक ही इसको निकालेंगे। अब बढ़ते हैं 22वें सवाल की ओर। तो 22वां सवाल हमारे पास कह रहा है कि एक कोण का माप 60 डिग्री का 3/4 भाग है, यानी कि इतना हमें मान दे रखा है एक कोण है। तो इसके पूरक कोण का माप क्या होगा, हमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं, इसके पूरक कोण का माप क्या होगा। तो सबसे पहले 22वां नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पूरक कोण कौन से होते हैं, यानी कि पूरक कोण जो होते हैं उनका मान कितना होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि जो पूरक कोणों का योग है ना वो कितना होता है, यानी कि पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसने कहा गया है कि 60 डिग्री का 3/4 भाग। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि 60 इंटू 3/4। ठीक है, जब यहाँ से हम इसको निकालेंगे, यानी कि ये डिग्री के अंदर है, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कितने पे, 4 पे, यानी कि कड़े 15 पे, यानी कि 15 दिए 45, यानी कि ये आ गया 45 डिग्री। अब इसने पूछा है कि पूरक कोण के माप क्या है, यानी कि 45 डिग्री है, तो नेक्स्ट जो बच गया हमारे पास वो कितना हो जाएगा, यानी कि कोणों के क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण के पूरक कोण का मान, पूरक कोण का माप कितना हो जाएगा, यानी कि हमें पता है कि पूरक कोण 90 डिग्री होता है, ये हमें 45 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, ये हो गया हमारे पास इसका उत्तर। ठीक है, अब आप देखिए ऑप्शन नंबर जी सी है जो कह रहा है कि 45 डिग्री इसका है वो आंसर हो जाएगा। बस आपको एक संबंध पता होना चाहिए कि पूरक कोण कहते हैं किसे। अगर आपको पूरक कोण का पता है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। अब आप देखिए ध्यान से 23वें नंबर क्वेश्चन को। 23वें नंबर में हमारे पास क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें संख्याओं का योग करना है, फिर अंतर करना है, फिर से
अंतर करना है। यानी कि सबसे पहले इन दोनों का योग करना है, फिर इन दोनों का के अंतर को घटाएं, यानी कि पहले हमें इन दोनों का योग करना है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का, फिर हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को, इस संख्या को और इस संख्या को आपस में घटाएंगे, और जो मान हमें इन दोनों संख्याओं से होगा उन दोनों का हम क्या करेंगे, घटाओ, अंतर को घटाएंगे, यानी कि अंतर आने के बाद हमें उसको घटाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं योग को। तो योग के लिए हमारे पास पहली संख्या कितनी है, 5.675। दूसरी संख्या कितनी है, 1.327। ठीक है, अब प्लस कर देंगे इसको, यानी कि यहाँ से इसको जोड़ेंगे, यानी कि 12 हासिल भाई 1, यह हो गया 10, 0, 9 और 1 0 हासिल, इधर साइड आ गई 6 और 1 7, यानी कि ये आ चुका है हमारे पास 7.0022। अब क्या करेंगे, हम अंतर निकालेंगे। ठीक है, अंतर, यानी कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 8 की, यानी कि 8.362, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 7.942। इसका करेंगे अंतर, 2 में से 2 गया 0, 6 में से ये गया यानी कि 2। अब ये नहीं जा सकता तो यहाँ से हमने हासिल ले ली, यहाँ पे बच गया हमारे पास 7, यहाँ पे हो गया हमारे पास 13, 13 में से ये गया यानी कि 4, और यहाँ पे हो गया 0, यानी कि यहाँ से बचेगा 0.400। तो इतना दशमलव आने के बाद हमें क्या करना है, इसका अंतर, इस मान को हमने यहाँ पे रख के अंतर ज्ञात कर लिया, और हमारे पास ये आंसर आ चुका है, यानी कि 6.582, और इसका उत्तर हो गया। यानी कि यही कहा गया था कि पहले का योग, फिर इसका अंतर और इनका अभिष्ट अंतर, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो हमारे पास ये 23वां क्वेश्चन है वो भी हल हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन काफ़ी देखने में वैसे बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज़ ट्रिक आपको देखते ही पता चलेगा कौन सी चीज़ है, वो है परिधि। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमें आकृति दी गई है इसकी परिधि को नापना है। परिधि कौन सी चीज़ है, जो हमारे पास ये बाहरी माप है, यानी कि ये जो माप है हमारे पास, इस माप को हमें नापना है। तो एक चीज़ हम इसमें जब गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सभी लंबाइयाँ हैं वो समान हैं, यानी कि जो चारों भाग है, इसका एक भाग ये मान लीजिए आप, इसका दूसरा भाग ये हो गया हमारे पास, इसका तीसरा भाग ये हो गया, इसका चौथा भाग ये हो गया, यानी सभी की अगर माप देखें ना तो समान है। सबसे पहले देखिए, ये इस भुजा का माप 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, इसके अलावा इस भुजा का माप देखें बाहरी हो है, यानी कि 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और अगर इस अंदर वाली का देखें 3, और यानी कि यह भी, यहाँ भी ऐसे, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अगर हम इस आंतरिक भुजा यानी कि सभी भुजाओं का जो है ना एक योग ही है, यानी कि समान चीज़ है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम परिधि को, या तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि सभी को एक साथ लिख के हम जोड़ दें, या हम क्या करें, 4 भाग है इसके, यानी कि एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, और एक ये भाग हो गया, यानी कि चारों भाग जो है वो समान है। तो दूसरा कार्य है हम ये कर सकते हैं कि यानी कि एक आकृति की निकाल दें और उसको 4 से गुणा कर दें। कहने का अर्थ क्या है कि हम इसके अंदर क्या करेंगे कि 4 × 1 का मान, यानी कि सबसे पहले देखिए 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, वो भी है हमारे पास, इसके अलावा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, इसके अलावा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, इसके अलावा हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। अब यही जो मान है वो सारों के अंदर है, यानी कि हमें केवल परिधि निकालनी है। मान लीजिए हम इस अगर बिंदु से प्रारंभ करते हैं ना नापना, तो इसको सभी को जोड़ेंगे, यानी कि 4 3, इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे और इस पॉइंट तक वापस आ जाएंगे। तो यही हम माप को लेंगे, यानी कि इन्हीं मापों को हम लेंगे बार बार। तो हम एक बार इसको निकाल लेते हैं, यानी कि इस प्रकार से ये आ चुका है हमारे पास, यानी कि कितना आ गया, ये से है सेमी के अंदर। ठीक है, बस आपको ये देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन और कुछ नहीं है, इसमें हमें परिधि को ही मापना है। तो आप देखिए 1 + 3 हो गया 4, और 6 10 और 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर आ चुका है ये एक के लिए। अब हमें क्या करना है, चारों के लिए, चारों के लिए करें तो क्या कर सकते हैं हम, तो 4 × हो जाएगा ये 12 पे गया, 4 और 1 5, यानी कि 52 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारे पास इसका मान आ चुका है। कौन सा ऑप्शन है जो कि 52 हमें बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमें मान के रहा है कि 52 इसका उत्तर है। दूसरा कार्य क्या कर सकते थे हम, तो दूसरा भी आप देख लीजिए
कि हम मान लीजिए इस बिंदु से प्रारंभ करते हैं, इस बिंदु से इस बिंदु की कितनी दूरी हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम इसको लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, फिर हम अगली दूरी को लिखेंगे 2 सेंटीमीटर है, फिर अगली हमारे पास दूरी है 3 सेंटीमीटर है, फिर अगली दूरी है 1 सेंटीमीटर है, फिर अगली दूरी है 4 सेंटीमीटर है, फिर अगली दूरी हमारे पास 3 है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर 2 3 1 4 3 2 3 1 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 1, ठीक है। अब आप देखिए 1 2 3 4, 4 बार 1 आ रहा है, 1 2 3 और 4, 4 बार 4 भी आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बार हमारे पास 3 आ रहा है। कहने का अर्थ क्या है कि 1 कितनी बार आया 4 बार, 4 कितनी बार आया 4 बार, 3 कितनी बार आया 8 बार, और 2 है 1 2 3 और 4, यानी कि 2 आया 4 बार। वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे की, यानी कि 1 4 बार को गुणा कर दिया। फिर अगर हम यहाँ से भी अगर ओबेनिश निकालें ना 4 को, तो ये हो रहा है 1 + 4 + 3 गुणा 2 + 2, यानी कि 3 2 बार है, 3 यहाँ पे भी देख लीजिए 2 बार है। तो वही चीज़ समान होगी, यानी कि परिधि के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इन सभी को जोड़ रहे हैं, या हम कर सकते हैं इसको कि अलग अलग भी जोड़ सकते हैं। यानी कि हम जोड़ के यहाँ पे पहुँच गए, इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो परिधि आएगी ना, वो हमारे पास आएगी 52 सेंटीमीटर, यानी कि सेमी, ठीक है। तो इसके अंदर और कुछ नहीं करना, बस आपको कुछ उलझन में नहीं रखना। हमें जो चीज़ पूछी है, हमें केवल वही चीज़ पर ध्यान देना है कि परिधि पूछ रहा है ये। काफ़ी बच्चे क्या है इसको देखते ही छोड़ देंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। तो अब जो 25वां क्वेश्चन है ना, वो बैंक वाला प्रश्न आ गया भाई, राशि से संबंधित आ गया कि हमारे पास एक धनराशि है जो कि है 450 रुपये की राशि। कितने समय लगेगा कि सरल ब्याज से प्रति वर्ष 4.5 की दर से उसका सरल ब्याज लग रहा है कि रूप में वह 81 रुपये पा सके। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है और कुछ चीज़ें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है मूलधन जो कि है 450 रुपये। इसके बाद में हमें दे रखी है दर, इसके बाद में दे रखी है इसने जो साधारण ब्याज, यानी कि इसने पूछा है समय कितना लगेगा। तो वर्ष पूछ लिया, समय पूछ लिया, बाकी हमें दे रखा है। हमारे पास सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन, जो कि हमारे पास जो राशि होती है वो समय जो इतना वर्ष होते हैं और होता है दर बटे में 100, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समय। तो बाकी चीज़ों को हम क्या कर देंगे, बदल देंगे, यानी कि साधारण ब्याज इंटू 100 बटे में क्या है हमारे पास मूलधन, और गुणा के अंदर हो जाएगा हमारे पास दर, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारे पास समय। अब जो जो मान हमें पता है उसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास है क्या चीज़ें हमें पता है। सबसे पहले साधारण ब्याज ये कह रहा है कि 81 रुपये, यानी कि 81 रुपये उस पाने, इसका मतलब है कि साधारण ब्याज है, यानी कि साधारण ब्याज की जो दर है वो है 81 रुपये। तो ये हो गया 81 रुपये इंटू 100। मूलधन जो कि हमारे पास धनराशि है वो है 450 रुपये, और इसके अलावा है हमारे पास 4.5 जो कि है दर, बराबर में हमारे पास है समय जो कि हमें निकालना है। अब इस जो क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करते ही हमारे पास जो है वो समय बन जाएगा। कितना बनेगा, समय बराबर हो जाएगा हमारे पास 81 इंटू 100 गुणा 10 बटे 50 इंटू 45, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब जितनी भी चीज़ें हैं जो कोई कट रही है उसको हम काट देंगे, और इसके बाद में जो आ जाएगी हमारे पास धनराशि आ जाएगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको हमने काटा और इसको ये कट गया, यानी कि 5 निम 45 और 9 निम 81, ठीक है। ये इतने पे कट चुका है। अब अगर इसको भी अगर काटे ना, तो ये भी 5 पे हमारे पास कट गया, ठीक है। अगर इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा 20 पे, और इसको फिर से काटेंगे तो ये कटेगा 4 पे, यानी कि समय बराबर हमारे पास आ चुका है वो कितना है 4 वर्ष, ठीक है। अब हमारे पास प्रश्न में जो है समय बराबर हमारे पास आ सका है 4 वर्ष।
यानी कि समय जो हमें निकालना था वो हमारे पास आ चुका है 4 वर्ष। अब देखिए प्रश्न में क्या क्या पूछा है हमारे पास। सबसे पहले इसने कहा है कि 81 रुपये पाने में इस दर से कितना समय लगेगा, तो वो लगेगा हमें 4 वर्ष। यानी कि इस राशि के 81 रुपये पाने के लिए उसको इतने की दर से 4 वर्ष लग जाएंगे, तब जाके उसके 81 रुपये बनेंगे। तो ठीक है, तो ये था हमारे पास 25वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक अपने प्रश्न को पढ़ेंगे, उसमें क्या पूछा गया, क्या चीज़ हमें दे रखी है उसको देखेंगे, फिर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। इससे क्या होता है कि हम जो बारीक से बारीक चीज़ हमें दे रखी है उसका हम छोड़ेंगे नहीं, तो काफ़ी सारा बात हम बस चीज़ों देख के ही लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक त्रिकोण है, ठीक है, और यदि दूसरा कोण पहले कोण से दुगुना है और तीसरा कोण पहले कोण का तिगुना है तो त्रिभुज के कोणों का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि एक कोण मान लीजिए x है तो दूसरा 2x होगा, 3x होगा। इसका मतलब है कि 3 गुना हो ही रहा है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि 30, 60 और 90 इसके अंदर एक ट्रिक लग रही है। इसके अलावा जो 15, 30 और 45 है इसके अंदर भी वही क्रम लग रहा है। लेकिन सी ऑप्शन में दोनों कोण समान हो सकते हैं, लेकिन जो ये कह रहा है दोनों कोण समान नहीं होंगे इसके हिसाब से। और दूसरा ये जो कोण है इसके अंदर जो पहले का दुगुना जरूर है, लेकिन ये 3 गुना नहीं 6 गुना हो गया। यानी कि ये 2 गुना हो गया और ये कितना हो गया, 6 गुना हो गया। कहने का अर्थ है कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन भी देख के हमें पता चलता है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है और कौन सा नहीं। दूसरी चीज़ हमें 26वें क्वेश्चन के अंदर जो है वो दोनों सिचुएशन नहीं प्राप्त हो रही है। तीसरी चीज़ हम ये जानते हैं कि त्रिकोण है, इसका मतलब है कि तीनों कोणों का जो योग है ना वो 180 डिग्री होता है। तो ऐसा किस ऑप्शन पे हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर 180 डिग्री कोण हो रहा है। लेकिन ये तो बात हो गई है कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा हम तरीके से करेंगे जो कि हमें दे रखा है। अगर हम मान लीजिए कि आपके पास ऐसे ही ऑप्शन आ जाएं जिनमें तीनों का कोण वो 180 डिग्री होता है और इससे संबंध हो, तो क्या करेंगे हम, तो इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। बस आप देखिए त्रिकोण का पहला कोण है हमारे पास, पहला कोण मान लीजिए हमारे पास है x। इसके हिसाब से दूसरा कोण क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि 2 गुना है, इसका मतलब है कि 2x हो गया। और तीसरा जो कोण है ना वो हमारे पास हो जाएगा 3x। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि तीसरा कोण पहले कोण के 3 गुना है। यानी कि पहला कोण x था, इसका मतलब है कि 3x हो गया हमारे पास। एक चीज़ ये चीज़ आ चुकी है हमारे पास। बस आपको हमें जो चीज़ दे रखी थी वो हमें निकाल लिया। यानी कि त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के कोण है, इसका मतलब है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि x + 2x + 3x यानी कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब है कि 6x का मान जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। x बराबर हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। यानी कि x बराबर आ चुका है हमारे पास 30 डिग्री। इसका मतलब है कि ये 30 डिग्री है तो इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री होगा और इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री होगा। और ये जो त्रिभुज होगा ना वो समकोण त्रिभुज होगा। एक चीज़ ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी चीज़ पूछ सकता है कि आपसे कि ये 3 गुना है, तो बताइए कि वह कौन सा है, यानी कि समकोण है या आपको हो सकता है कि समबाहु, यानी कि आपको ऑप्शन दे रखे हों और उनमें से ये भी पूछ ले। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें देखते ही पता चलता है कि इसका सही क्रम कौन सा हो सकता है, तो वही भी हमने चीज़ देख ली। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए हमें क्या देख रखा है, हमें दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल जो कि सेमी स्क्वायर के अंदर है और ये पूछ रहा है कि व्यास क्या होगा, यानी कि व्यास याद करना है हमें। और पाई बराबर की वैल्यू दे रखी है 22/7 रखनी है, ठीक है। तो आप देखिए कि व्यास बराबर होता है हमारे पास 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या का दुगुना होता है एक संबंध, तो हमें ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या याद करेंगे, सबसे पहले उसका 2 गुना करेंगे तो व्यास हो जाएगा। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो है हमारे पास जो दे रखा है, यानी कि क्षेत्रफल हमारे पास है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना हमें दे रखा है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल को हम लिखते हैं पाई r स्क्वायर, ठीक है, यानी कि त्रिज्या को हम लिखेंगे r से। तो त्रिज्या बराबर है हमारे पास, यानी कि त्रिज्या को हम r से लिख रहे हैं तो r × 2 बराबर है हमारे पास d, व्यास को हम d से लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि त्रिज्या जो है हमारे पास r है और ये दे रखा है हमारे पास 616। तो दूसरी चीज़ हमें एक और चीज़ दे रखी है जो कि है पाई की वैल्यू, यानी कि बट्टे हो गया पाई और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो अब आप देखिए इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं, यानी कि r का जो मान होगा ना वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, यानी कि 616
बटे 22/7 को जब हम लिखेंगे तो 22 इंटू में आ जाएगा 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो अब इसको हम हल करेंगे, तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगी, त्रिज्या प्राप्त होगी। यानी कि सबसे पहले हम करेंगे 22 को हम जब इसको गुणा करके लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, यानी कि 661 है। इसमें हम 22 का हम देने वाले हैं भाग, तो भाग देंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या बनेगी, तो वो बनेगी 28, यानी कि ये भाग जाएगा 28 के ऊपर, ठीक है, यानी कि 28 के ऊपर जाएगा। तो ये बन जाएगी हमारे पास 28 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना बन चुकी है। अब हमें पता है कि हम जब लिखते हैं यानी कि 7 चौक 28, यानी कि त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी 7 चौक 28 और ये आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको रूट हटाएंगे तो इसका अर्थ बन जाएगा हमारे पास 7 इंटू 2 और यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गई त्रिज्या जो कि है 14 सेमी। यानी कि जो हमारे पास वृत्त दे रखा है, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास वृत्त दे रखा है उसके लिए त्रिज्या आ चुकी है हमारे पास 14 सेमी। और इसने व्यास पूछा है, व्यास को हम 2 गुना कर देंगे 14 सेमी से, तो ये आ जाएगा 28 सेमी और ये इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, 28 सेंटीमीटर जो आ रहा है। आप देखिए एक चीज़ और गौर कीजिए कि हमें त्रिज्या भी दे रखी है, तो आपको बस इतना ही गौर करना है कि हमारे पास यहाँ पे त्रिज्या भी दे रखी है, तो त्रिज्या का आपको ध्यान देना है कि आखिर हमसे पूछा गया है। तो हमसे क्वेश्चन के अंदर व्यास पूछा गया है, तो व्यास हमारे पास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 27वां क्वेश्चन। तो 28वां क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर जो दशमलव की संख्याओं के अंदर हम जब भाग देंगे तो क्या होगा, यानी कि हमें क्या करना है कि 53.16 के अंदर 24 का जब हम भाग देंगे तो भागफल क्या प्राप्त होगा ये हमें बताना है। तो इसका करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको बटे के रूप में लिख लीजिए, यानी कि जैसा कि हम कर सकते हैं इसको कि 53/216 बटे हमारे हो गया 24। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 53/016 बटे 24 इंटू में 1000, ठीक है। यानी कि अब जब 24 में 5316 का हम भाग देंगे, जो हमारे पास संख्या आएगी उसको फिर से हम 1000 के रूप में भाग देंगे, यानी कि दशमलव के रूप में बदल देंगे। या हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करें कि 53/016 के अंदर 24 का भाग दें और जितनी संख्याओं के बाद दशमलव है उसको लगा दें, यानी कि 1 2 3 संख्याओं के बाद दशमलव है, जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसके अंदर हम 3 संख्याओं को छोड़ के यानी कि दशमलव लगा देंगे पीछे से याद रखना है, आप आगे से नहीं पीछे से, यानी कि पीछे से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 1 2 3 यानी कि 3 संख्याएं हैं, इसके बाद में हम भागफल लगा देंगे। तो देखिए जब 24 पे हमने 53/016 का भाग दिया तो कितने पे गया, तो सबसे पहले ये गया है 2 पे गया, यानी कि ये हो गया 48, शेष पल बचेगा हमारे पास 5। अगली संख्या है 0 जिसको हमने निकाल लिया, फिर से गया 2 पे, इसका मतलब ये भी बच गया 48, यहाँ से 2 को निकाल लिया। इसके बाद में 1 को हम नीचे ले आए, अब इसमें 24 का भाग नहीं जाता, अगली संख्या को निकालने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे 0, ये लिए 6 को नीचे, और जब हम इसको 9 पे भाग देंगे तो ये आएगा 216, कम्प्लीटली भाग गया। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ से हमारे पास आया 2209 बटे में हमारे पास है 1000, यानी कि बच गया। या तो आप ये काम कर लीजिए। दूसरा हम क्या कह रहे थे कि आपको बस 3 संख्याएं से लेनी है, यानी कि पीछे से 3 संख्याओं को लिख के उसमें दशमलव लगाना है, और ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। तो आसानी के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर 1000 का भी भाग देंगे ना तो भी यही दशमलव आएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी 2.2.09। आप देखिए इसके अंदर ये 2 अंकों के बाद भी आ रहा है, आप देखिए थोड़ा सा अलग भी आ रहा है 3 अंकों के बाद, यानी कि थोड़ा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन के उत्तर आ रहे हैं, तो आपको इसी चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो काफ़ी बच्चे क्या है इसको 2.29 भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो 0 है उसको लगाना भूल जाएंगे। 0 क्यों लिया है ये भी हमें याद रखना है, तो इसको लगाना भी भूल सकते हैं काफ़ी बच्चे। तो ठीक है, इस प्रकार का हो गया हमारे पास 28वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले 29वें क्वेश्चन की ओर। हमारे पास जो 29वां क्वेश्चन है ना वो आयत से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि 60 मीटर लंबाई दे रखी है और 3 मीटर हमारे पास एक चौड़ाई, एक आयताकार मार्ग 25 सेंटीमीटर के वर्ग टाइल द्वारा कवर किया जाता है।
इस पथ को बनाने में उपयोग की जाने वाली टाइलों की संख्या बतानी है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कितना है, और वो भी हम सेंटीमीटर के अंदर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर के अंदर ही जो टाइलें हैं वो दी गई है। या तो हम जो टाइल को है मीटर के अंदर चेंज कर ले, या हम जो आयताकार भाग है उसका जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर के अंदर निकाल लें। और फिर क्या करेंगे, हम एक टाइल का जो क्षेत्रफल वो निकालेंगे और दोनों का जब भाग दे देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा जिसमें टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो इसके अंदर क्या करना है कि सबसे पहले आयत की लंबाई, यानी कि आयताकार जो मार्ग है, यानी कि आयताकार है उसकी लंबाई है, आयताकार मार्ग की लंबाई, ठीक है। मार्ग की लंबाई हमें दे रखी है 60 मीटर। जब हम इसको सेंटीमीटर के अंदर चेंज करेंगे, यानी कि 60 × 100 बराबर हो जाएगी हमारे पास 6000 सेंटीमीटर, ये हो गई। इसके बाद में हमारे पास वही चीज़ जो की है चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है हमारे पास? चौड़ाई है 3 मीटर, यानी कि 3 × 100 ये हो गई 300 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ हो चुकी है तैयार। पहली चीज़ हमें क्या करनी है कि आयत का क्षेत्रफल, यानी कि आयताकार मार्ग का जो है हमें क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि आयताकार मार्ग का जो क्षेत्रफल होगा, आयताकार मार्ग का है, ये याद रखना है आपको। आयताकार टाइल के लिए नहीं लिखा है अभी तक। आयताकार क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारे पास? 6000, और चौड़ाई कितनी है हमारे पास? 300, और ये कितनी है? सेमी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेमी इंटू सेमी स्क्वायर हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। यानी कि अब इसको निकालेंगे हम। एक बार मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। यानी कि यहाँ से इसका मान कितना आ गया हमारे पास? एक चीज़ ये देखिए आप, कितना मान आ गया, यानी कि 1800000, और ये आ गया सेमी स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो ये तो आ चुका है आयताकार क्षेत्रफल, आयताकार मार्ग का क्षेत्रफल। अब हम जो टाइल थी उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। टाइल क्या है? एक वर्ग के रूप में है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी कि वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल है हमारे पास, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम? तो ये होता है भुजा की स्क्वायर, यानी कि भुजा की स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ है 25 सेंटीमीटर, बस याद रखिएगा आप। तो भुजा है हमारे पास, यानी कि भुजा दे रखी है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेमी, और इसकी हो जाएगी स्क्वायर। यहाँ से आ गया हमारे पास 625 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब चीज़ जो हमें दे रखी है उससे हमें ज्ञात क्या क्या कर लिया है कि सबसे पहले जो हमें दे रखा था कि आयताकार मार्ग की लंबाई चौड़ाई दे रखी थी, जिससे हमने आयताकार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो टाइलों की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी कि टाइलों की संख्या किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं? तो टाइलों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं मार्ग का क्षेत्रफल, जो कि हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, बटे में क्या कर देंगे, हम कर देंगे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, ये भी हम निकाल चुके हैं ये। यानी कि अब इन दोनों का हम देंगे भाग, और भाग देने के बाद हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा। किस प्रकार से? मार्ग का क्षेत्रफल हमारे पास ये है, यानी कि 1 2 3 4 5, बटे में हमारे पास है 625, यहाँ पे है सेमी स्क्वायर, और बटे में भी है सेमी स्क्वायर। तो सेमी स्क्वायर तो सेमी स्क्वायर गया। अब आएगी जो आएगी टाइलों के अंदर संख्या आ जाएगी, और वो कितनी आएगी? इन दोनों का जब हम भाग देंगे ना, तो आप भाग दे के देख लेना, बड़ी आसानी के साथ ये जो है आ जाएगी हमारे पास। तो अब हमारे पास जो टाइलों की संख्या आएगी वो आएगी 28, यानी कि 2880, 2880 जो टाइल की संख्या हमारे पास आ चुकी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें करना है, यानी कि जो टाइल की जो हमें संख्या निकालनी थी वो हम निकाल चुके हैं। कितने आ चुके हैं हमारे पास? 2880 जो है वो टाइल की संख्या आ चुकी है, और ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अब देखिए 30वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि हमें दे रखा है कि 475 + 950 का 64%।
अब का लगा हुआ है यानी कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, बराबर है हमारे पास 900 प्लस ए। तो ए के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या आएगी? इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें इसको सरल करना है, यानी कि इस समीकरण को जब हम सरल करेंगे और उसमें से 950 को हम इधर की साइड लेके भी आएंगे जब वो ए के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमें दे रखा है 475 प्लस 900 का 64%। 900 का 64% का मतलब है कि 900 इंटू 64/100 का मतलब हो गया इंटू। ठीक है, तो ये स्टेप हो गया हमारे पास, एक स्टेप ये हो गया। इसके बाद में है हमारे पास 900 प्लस ए। ठीक है, एक स्टेप हमारे पास ये है। अब हमें क्या चीज़ ज्ञात करनी है, वो चीज़ हमें क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है ए, यानी कि 900 प्लस ए बराबर है हमारे पास 475 प्लस में। अब आप देखिए 9 से इसको भाग दिया तो ये गया 0 पर, यानी कि 9 इंटू 64 हमारे पास अंदर बच चुका है। तो ए बराबर जब हम निकालेंगे यानी कि 475, इसको हम 64 को करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 608। क्योंकि देखिए 10 से करेंगे तो 640 होता है। 640 में से जब हम एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, हमारे पास क्वेश्चन में 950 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 95 होगा बटे होगा 10। ठीक है, यानी कि एक छोटी सी मिस्टेक कर ली है हमने। तो 95 इंटू 64 और बटे में हमारे पास है 10। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे ना 608 आएगा। मैं भी सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन दोनों को हल करने पर हमारे पास आ गई ये। अब जब 900 है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो गया 900। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अब देखिए ए बराबर हो गया हमारे पास, इन दोनों को हम जोड़ेंगे और इसमें से घटा देंगे। इन दोनों को जोड़ा यानी कि 1083 माइनस 900, यानी कि यहाँ से ए का मान आ गया 183 183, और ये हमारे पास हो गया आंसर। ठीक है, तो एक छोटी सी गलती हो गई थी कि यहाँ पे हमने 900 लिख दिया था, 950 लिखना था। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को पढ़ते ही इसको हल करना शुरू कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे दे भी रहा है 233, यानी कि अगर आप 900 लेंगे या कुछ और लेंगे तो इसमें जो प्लस के अंदर जो है ना वो 50 की मिस्टेक आएगी। यानी कि अगर आप और कोई संख्या लेते हैं ना तो भी आपके जो है ना वो उत्तर के अंदर ये चीज़ आने वाली है। यानी कि हमने 900 घटाया 950 में से, हो सकता है कि आपका उत्तर भी आ जाए 233। तो आज की वीडियो के अंदर हमने 30 क्वेश्चनों को हल किया, तो अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे और इसके अंदर भी हम कुछ अलग क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो सैनिक स्कूल के ऊपर।